हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि नर्सिंग नोट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी, जीएनएम फर्स्ट ईयर की जो साइकोलॉजी है उससे रिगार्डिंग कुछ टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जैसे इससे पहले हमने साइकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का नोट्स हमने प्रोवाइड कर चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग जो है इसकी थर्ड वीडियोज मतलब थर्ड चैप्टर का जो है ये नोट्स, सेकंड यूनिट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, वो इसका क्या है नोट्स है। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो बने रहिएगा। ठीक है, मन की संरचना क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो मन की संरचना पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेनी है कि मन क्या होता है। मन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मन का विकास भी शरीर के अन्य अंगों की तरह ही होता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है मन और अधिक जटिल होते जाता है। क्या कह रहा है कि मन का विकास जो होता है ना, मन का डेवलपमेंट, ये हमारे शरीर के अन्य अंग, शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उसकी तरह ही इसका भी क्या होता है, विकास होता है। जैसे जैसे व्यक्ति में उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मन और अधिक जटिल होता है। जैसे जैसे व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे ही उसका जो मन होता है वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स मतलब जटिल होती जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, मन को गतिमान माना गया है। मतलब माइंड इज अ डायनेमिक। गतिमान को क्या बोलते हैं इंग्लिश, डायनेमिक। मतलब कि क्या है, ये गतिमान है, एक गति में चलता है। मन का विकास मनुष्य की उम्र के साथ साथ होता रहता है। गतिमान क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो है ना उम्र के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, मन भी बढ़ते रहता है। मतलब हमारे मन के अंदर स्टोरेज या ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जटिलताएं हैं, ये क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसलिए मन को गतिमान माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, मन मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई होती है। मन जो होती है वो मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, मन मस्तिष्क की क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मन व्यक्ति में पाई जाने वाली विभिन्न मानसिक प्रक्रियाओं का समग्र रूप है। मतलब मन जो है व्यक्ति के में पाई जाने वाली अलग अलग तरह की मानसिक प्रक्रियाओं का समग्र रूप है। मतलब अलग अलग तरह की मानसिक प्रक्रियाएं जो होती है उसका समग्र मतलब एक कलेक्टिव फॉर्म है। ठीक है, मानसिक क्रियाएं जैसे कौन कौन सी मानसिक क्रिया होते हैं, तो अवलोकन हो गया मतलब ऑब्जर्वेशन, चिंतन करना थिंकिंग, भावनाएं फीलिंग, पहचान रिकॉग्निशन, सीखना लर्निंग, स्मृति मेमोरी, ध्यान अटेंशन। तो ये सभी चीज़ों का क्या है, एक समग्र रूप है। कौन, तो मानसिक क्रियाएं। ठीक है, मन जो है ये सभी चीज़ों का समग्र रूप है। और ये सभी मानसिक क्रियाएं जो अलग अलग तरह की मानसिक क्रियाएं हमारे मन के अंदर होती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक द्वारा मन के दो पहलुओं की संरचना व कार्यों का वर्णन किया गया। मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है मन के दो पहलू की संरचना व कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसके आधार पर व्यक्ति अपना मानसिक विकास कर व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसके दो पहलू होते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के द्वारा जो है मन के दो पहलू दिए गए हैं। तो पहला जो पहलू है वो क्या है, लेवल ऑफ माइंड। फर्स्ट जो है वो क्या है, लेवल ऑफ माइंड, मतलब मन या मस्तिष्क का स्तर, मन या मस्तिष्क के स्तर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार मन 3 स्तरों में बटा हुआ है। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो है मन को 3 स्तर में बांटा गया है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मन को 3 स्तर में बांटा गया है। ठीक, पहला होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। सेकेंड होता है अर्धचेतन मन, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड। थर्ड होता है अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये था क्या, लेवल ऑफ माइंड। मतलब हमारा माइंड जो है, हमारा मस्तिष्क जो है वो 3 लेवल पे, 3 स्तर पे काम करता है। एक चेतन अवस्था, एक अर्धचेतन अवस्था और एक अचेतन अवस्था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते हैं कॉन्शियस लेवल, चेतन मन क्या होता है। ठीक है, चेतन मन क्या होता है। तो इस भाग में वह सभी बातें सम्मिलित हैं जो हम जानते हैं, सोचते हैं और तर्कपूर्ण मीनिंगफुल बात करते हैं। यह केवल जागरूक अवस्था में ही कार्य करता है। क्या है कॉन्शियस माइंड, क्या होता है चेतन मन क्या होता है कि ये जो है ना, इस भाग में चेतन मन में जो है वह सभी बातें होती है जो हम सोचते हैं,
जानते हैं, तर्कपूर्ण मीनिंगफुल बात करते हैं किसी से, ठीक है। ये सभी जो है हमारा किस माइंड में आता है, चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में आता है। और यह केवल जागरूक अवस्था में ही कार्य करता है। और ये सभी चीज़ें जो है जब हम जागरूक रहते हैं, ठीक है, तभी ये हमारे अंदर काम करते हैं, हमारे मन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है, व्यक्ति चेतन अवस्था में ही अपने आसपास की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करता है। और इसमें क्या है कॉन्शियस माइंड में, कि व्यक्ति जो है ना चेतन अवस्था में ही, ठीक है, चेतन अवस्था में ही क्या करता है, कोई भी अगर आसपास में कुछ हो रही है, कोई घटनाएं हो रही है या कोई टीचर पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है, तो जो कुछ भी होती है व्यक्ति अगर चेतन अवस्था में है तभी उसका ज्ञान प्राप्त कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्राइड के अनुसार चेतन मन को दो भागों में बांटा गया है। फ्राइड के अनुसार जो है चेतन मन को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कॉन्शियस माइंड को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक होता है मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस। फोकस मतलब कि डायरेक्टली उस पर फोकस करता है, और मार्जिन मतलब उस पर थोड़ा थोड़ा उस पर रहता है ध्यान। तो जैसे देखिए फोकस ऑफ कॉन्शियस में क्या होगा, ध्यान सर्वाधिक, मतलब ऐसी चीज़ें जिन पे क्या है सबसे अधिक मात्रा में क्या है उनका ध्यान है, ज्ञान अस्पष्ट, और यहाँ से क्या होती है, ज्ञान भी अस्पष्ट मिलती है। मार्जिन ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो चेतना के केंद्र के आसपास का क्षेत्र। मार्जिन ऑफ कॉन्शियस क्या है, चेतना के मतलब कि कॉन्शियस जो होते हैं उसके केंद्र के आसपास का क्षेत्र जिसमें मौजूद उद्दीपक धुंधले या अस्पष्ट दिखाई देते हैं, उसे सीमा केंद्र या सीमा केंद्र कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दो प्रकार का कॉन्शियस माइंड, फोकस ऑफ कॉन्शियस और मार्जिन ऑफ कॉन्शियस। इसके बाद सेकंड नंबर हम लोग का क्या है, सब कॉन्शियस माइंड, मतलब अर्धचेतन मन क्या होता है। तो इस भाग का संबंध ऐसी भूली हुई सामग्री से होता है जिसे इच्छा अनुसार कभी कभी याद किया जा सकता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी भूली हुई चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी याद कर सकते हैं, ठीक है। यह भूल हुई यादों के संग्रह के रूप में कार्य करता है। यह जो है जो भी भूली हुई यादों होती है उसके संग्रह को, उसको उसके स्टोरेज के रूप में कार्य करता है, ठीक है। यदि व्यक्ति का विचारों पर ध्यान अधिक होगा तो वह चेतन मन में व्यक्ति विचार संग्रहित करता है, यदि उसका ध्यान नहीं है तो अचेतन में संग्रहित करता है। क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति का अगर कोई भी विचार पे अगर अधिक ध्यान होगा तो वो जो है हर एक बातों को, हर एक विचारों को चेतन मन में संग्रहित करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस पर अधिक ध्यान नहीं होगा, उसका ध्यान नहीं होगा, तो वो जो है वह कहाँ स्टोर हो जाता है, संग्रहित होता है, तो उसके अर्धचेतन मन में संग्रहित होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन क्या होता है, ठीक है। यह मन का वह भाग होता है जिसमें मौजूद अनुभवों या घटनाओं को व्यक्ति अपनी इच्छानुसार याद करके चेतन मन में लाना चाहे तो भी नहीं ला सकता। मतलब अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन, यह मन का ऐसा भाग होता है जिसमें मौजूद अनुभव, इसमें मौजूद जो भी अनुभव होती है, जो भी एक्सपीरियंस होती है या घटना होती है को व्यक्ति अपनी इच्छानुसार याद करके लाने का कोशिश भी करे तो वो को नहीं ला पाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, अचेतन मन कहलाता है, ठीक है। अधिकांशतः अचेतन मन में वो बातें संग्रहित होती हैं जिन्हें व्यक्ति याद नहीं रखना चाहता। इसका व्यक्ति के विचारों व भावनाओं पर गहरा प्रभाव होता है, ठीक है। मतलब इसमें अचेतन मन में अधिकांश ऐसी बातें होती हैं, ऐसी यादें होती हैं, स्टोरेज जो कि व्यक्ति इन फ्यूचर या कभी उसे याद करना नहीं चाहता है, ठीक है। जैसे कि चिंता, दर्द, संघर्ष, ये सभी दमित होकर, मतलब कि दब करके चेतन से अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या, लेवल ऑफ माइंड, मन के स्तर, ठीक है, फ्राइड के अनुसार था। अब देखिए फ्राइड आइसबर्ग थ्योरी, फ्राइड ने एक आइसबर्ग थ्योरी दिया था, ठीक है। इसमें क्या है, तो इसमें मस्तिष्क को एक पात्र के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। ये जो आइसबर्ग थ्योरी है इनका, ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पे है। तो इसमें जो है ना उन्होंने मन को एक पात्र, मस्तिष्क को, ब्रेन को जो है ना एक पात्र के रूप में दर्शाया है जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है तथा इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है, यह मन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक पात्र है जो कि
पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर एक बर्फ़ का टुकड़ा है और वो बर्फ़ का टुकड़ा जो है मन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं, हम डायग्राम देखते हैं इसका, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये बर्फ़ का टुकड़ा है। ठीक है, ये क्या है, एक ये तो एक जार हो गया। ठीक है, ये हो गया, इसमें क्या है, पानी नहीं, यहाँ से इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी क्या है, भरा हुआ है और ये एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया है। ठीक है, बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया गया। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कुछ भाग जो होते हैं क्या है, पानी से बाहर है, कुछ भाग जो है सो पानी से अंदर है, लेकिन फिर भी वो दिखाई दे रही है। ठीक है, और कुछ ऐसी भाग है जो कि पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो देखिए जो दिखाई दे रही है, तो जैसे थॉट्स हो गया हमारा प्री कंसेप्शन, जो दिखाई दे रही है वो हमारा भाग जो है कॉन्शियस माइंड होता है, कॉन्शियस लेवल होता है। जो थोड़ी थोड़ी सतह पे दिखाई देती है वो प्री कॉन्शियस होती है, और जो पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देती वो अनकॉन्शियस लेवल होती है। ठीक है, जैसे कि कॉन्शियस लेवल पे हमारा क्या काम करता है, तो थॉट्स हो गया, परसेप्शन हो गया। अनकॉन्शियस प्री कॉन्शियस लेवल पे क्या काम करता है, तो मेमोरी हो गई, कोई भी यादें स्टोर, नॉलेज, कोई भी चीज़ का ज्ञान स्टोर अगर है तो वो हो गई ये हो गया। अनकॉन्शियस में हमारा क्या आता है, भय, वायलेंट मोटिव्स, इमोर्टल अर्ग्स, सेल्फिश नीड्स, अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल डिजायर, इरेशनल विशेज, शेमफुल एक्सपीरियंसेस, ये सभी जो है हमारे किस में आते हैं, अनकॉन्शियस लेवल में आते हैं। ठीक है, समझ में आया ये? नेक्स्ट इसी से रिगार्डिंग दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना, चेतन मन, चेतन मन मतलब पानी में डूबा आइसबर्ग के ऊपर वाला भाग, मतलब बर्फ का टुकड़ा का जो ऊपर वाला भाग है वो क्या कहलाता है, चेतन मन। अर्धचेतन मन, जो हिस्सा पानी की सतह जलमग्न लेकिन अभी भी दिखाई दे रहा है। मतलब क्या कह रहा है, अर्धचेतन क्या होता है कि जो हिस्सा बर्फ का टुकड़ा पानी के अंदर, पानी के सतह के अंदर है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा विजिबली दिखाई दे रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्धचेतन मन कहलाएगा। फिर अचेतन मन क्या होता है, तो जब जो है पानी के नीचे जलमग्न दिखाई नहीं देने वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा अचेतन मन होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड आइसबर्ग थ्योरी। ठीक है, तो ये तो हो गई। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं सेकंड। हमने बताया था कि मन का दो पहलू होता है, तो इससे पहले हम लोगों ने लेवल ऑफ माइंड पढ़ चुके। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी कंसेप्ट। वो था माइंड से, मन से, लेवल ऑफ माइंड। अब है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व कैसा होता है लोगों का, ठीक है, इससे रिगार्डिंग पढ़ेंगे। तो देखिए फ्राइड द्वारा व्यक्तित्व की संरचना सिद्धांत आधार पर मन की क्रियाओं और व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया गया है। फ्राइड द्वारा जो है व्यक्तित्व की संरचना सिद्धांत है, उसके आधार पर मन की क्रिया और व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण 3 उपतंत्रों द्वारा होता है। ये जो सिद्धांत है इसके अनुसार व्यक्तित्व का निर्माण कितने उपतंत्रों द्वारा होता है, सब सिस्टम द्वारा, तो 3 सब सिस्टम द्वारा होता है। एक होता है उपाहम मतलब ईड, सेकंड होता है अहम ईगो, थर्ड होता है पराहम मतलब सुपर ईगो। तो यह वह 3 सैद्धांतिक संरचनाएं हैं जो हमारी मानसिक जीवन की क्रियाओं और अंतःक्रियाओं को समझाने का प्रयास करती है। मतलब यह वह 3 सैद्धांतिक संरचना है जो क्या करता है, हमारी मानसिक जीवन की, हमारी जो मेंटल लाइफ है उसकी क्रिया और अंतःक्रिया को समझाने का प्रयास करती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं उपाहम मतलब ईद क्या होता है। ठीक है, तो आइसबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह पानी में गहरे डूबे हुए भाग को प्रदर्शित करता है। ईद क्या होता है, तो ये जो है ना आइसबर्ग का जो सिद्धांत था उसमें गहरे पानी, डूबे हुए पानी के अंदर जो भाग था उसे ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, अतः यह अचेतन मन के स्तर पर कार्य करता है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है ना हमारा अचेतन मन के स्तर पर क्या करता है, कार्य करता है।
यह स्वार्थी व स्व केंद्रित होता है जो आनंद प्राप्ति को महत्व देता है। ये क्या होता है? स्वार्थी होता है, मतलब इसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। स्वार्थी और स्व केंद्रित मतलब खुद पे केंद्रित होता है, जो आनंद प्राप्ति को महत्व देता है, ठीक है। यह हमेशा अपना आनंद ही चाहता है, खुशी ही चाहता है, ठीक है, जिससे इसे आनंद प्राप्त हो, ऐसा ही काम करता है। नेक्स्ट है, यह प्राथमिक सोच प्राइमरी थिंकिंग भी कहलाती है। ये जो है ना हमारी प्राथमिक सोच भी कहलाती है, जो किसी वस्तु को देखने के बाद आती है, उत्पन्न होती है, ठीक है। इसमें अच्छे बुरे का ध्यान नहीं होता है, इसमें कोई भी अच्छे बुरे का ध्यान नहीं रहता है, क्या सही है क्या गलत, उसका कोई ध्यान नहीं होता। नेक्स्ट, यह किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पर जोर देता है। यह किसी भी इच्छा की तुरंत संतुष्टि पे जोर देता है। इसके साथ हमारे मन से दर्द या तनाव जैसी स्थिति से बचने की मांग करता है। और ये जो है ना हमेशा इस कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्लीजर प्रिंसिपल। प्लीजर मतलब आनंद होता है, आनंद के सिद्धांत पे ये क्या करता है? आधारित है। और यह जो है हमारे मन से दर्द तनाव जैसी जो भी स्थिति होती है उससे बचने की मांग करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ईद, ठीक है। ईद देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है कि ईद जो है हमारी डूबी हुई भाग जो है वो है सुपर ईगो जो है ये डूबी हुई और ऊपर दोनों में रहते हैं। ईगो भी जो है ऊपर और नीचे दोनों रहते हैं, ठीक है। ये ईद जो है अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, सुपर ईगो प्री कॉन्शियस पे, और ये ईगो जो है कॉन्शियस माइंड पे। ईगो और सुपर ईगो दोनों थोड़ा जो है सो कॉन्शियस में भी रहते हैं और प्री कॉन्शियस में भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड क्या है हम लोगों का? अहम मतलब ईगो। ईगो क्या होता है? तो इसे आइसबर्ग सिद्धांत में सतही बर्फ के भाग द्वारा प्रदर्शित किया गया। इसे जो है ना आइसबर्ग सिद्धांत में सतही बर्फ के जो भाग होता है ना इसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यह वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसके द्वारा वास्तविकता में जीवन में कार्य किए जाते हैं। वास्तविकता के सिद्धांत मतलब इससे पहले वाले को हमने मतलब ईद को हमने बोला था क्या? प्लीजर प्रिंसिपल। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये कौन से प्रिंसिपल पर आधारित होता है? तो रियलिटी प्रिंसिपल। लिख लीजिएगा, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, वास्तविकता सिद्धांत लिखी हुई है ना, इंग्लिश में लिख लीजिएगा रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये रियलिटी के प्रिंसिपल पे आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यह उपाहम ईद पर नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। यह जो है ना ईद पे नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। यह समय और परिस्थिति अनुसार कार्य करने की सलाह प्रदान करता है। यह समय और परिस्थिति जैसी भी परिस्थिति होती है उसके अनुसार जो है काम करने का सलाह प्रदान करता है, ठीक है। इसके अधिकांश कार्य चेतन अवस्था में व कुछ कार्य अचेतन अवस्था में संपन्न होती है। इसके जो मैक्सिमम कार्य जो होते हैं ना वो चेतन अवस्था में होती है, और कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि कब होती है? तो अचेतन अवस्था में संपन्न होती है, ठीक है। इसके द्वारा चेतन अवस्था में बुद्धि आधारित कार्य व अचेतन अवस्था में मनोरचना से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसके द्वारा जो है चेतन अवस्था में मतलब कॉन्शियस कंडीशन में जो है जब कॉन्शियस रहते हैं व्यक्ति, यहाँ पे अभी पहले पिछले पॉइंट में क्या है कि इसके अधिकांश कार्य कब होते हैं? चेतन अवस्था में होते हैं, और कुछ कार्य जो है अचेतन अवस्था में होते हैं। तो वही बात है कि जो चेतन अवस्था में वो कौन सा काम होता है? तो बुद्धि आधारित काम होती है, ठीक है। और अचेतन अवस्था में कौन सा काम होता है? तो मनोरचना से संबंधित कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्या? ईगो, ठीक है। अहम। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर ईगो, पराहम। पराहम क्या होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल। ये किस पे आधारित होता है? तो ये मोरल प्रिंसिपल मतलब तीनों जो है ना ईद, ईगो, सुपर ईगो, तीनों किसी न किसी प्रिंसिपल पे आधारित है। फर्स्ट हमारा था वो किस पे था? तो प्लीजर प्रिंसिपल पे। सेकंड हमारा ईगो, वो कौन से प्रिंसिपल पे? तो वो हमारा जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे कार्य करता है। और थर्ड जो कि सुपर ईगो है, इट इज़ बेस्ड ऑन मोरल प्रिंसिपल। ये जो है नैतिकता के सिद्धांत पे, ठीक है, कार्य करता है। प्राहम समय के साथ साथ व्यक्ति में विकसित होते हैं। प्राहम जो होते हैं ना मतलब सुपर ईगो जो होते हैं ये व्यक्ति में समय के साथ साथ जैसे जैसे समय उसका उम्र बढ़ता है ऐसे कह सकते हैं अलग अलग समय में क्या होता है उसमें इसकी वृद्धि होती है। प्राहम की वृद्धि होती है, सुपर ईगो की वृद्धि होती है।
लास्ट पॉइंट क्या है, यह सामाजिक आदर्शों व नैतिक मूल्यों के आधार के अनुसार कार्य के सही या गलत का निर्धारण करता है। और ये क्या कहता है, यह सामाजिक आदर्शी व नैतिक मूल्यों के आधार पर के अनुसार क्या कहता है, कार्य के सही या गलत का निर्धारण करता है। ठीक है, कौन, तो सुपर ईगो। क्लियर है, मतलब कि सुपर ईगो में क्या है कि कोई काम कि हमने सही किया या गलत किया, ठीक है, मान लीजिए हमने चोरी कर लिया, उसके बाद में हम अब क्या करें, एनालाइज कर रहे हैं कि हमने चोरी किया वो सही किया या गलत किया। तो ये सभी जो चीज़ हमारे माइंड में आती है, ठीक है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है, तो ये सारा हमारा क्या है, सुपर ईगो कहलाता है। ठीक है, सुपर ईगो ही जो है वो सही और गलत का ज्ञान पता करता है। ठीक है, भेद पता करता है। क्लियर है, ये सभी को सम्मिलित रूप से जानने के लिए ना एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि सारा सुबह सुबह आम के बगीचे के पास घूमने गई। ठीक है, सारा जो है एक लड़की है, नाम है सारा, वो सुबह सुबह जो है कहाँ गई, तो आम के बाग के पास घूमने गई। उसने वहाँ पके हुए आम देखे। ठीक है, उसने वहाँ पके हुए आम देखे, पके हुए आम खाने की इच्छा हुई, परंतु आम बाग के अंदर लगे हुए थे और फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली गई। मतलब क्या है कि सुबह सुबह आम के बाग के पास जो है ना सारा घूमने गई थी और उसने वहाँ क्या देखे, कुछ पके हुए आम देखे और उन्हें आम खाने की क्या हुई, इच्छा हुई, परंतु आम जो है कहाँ था, वो बाग के अंदर था। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि एक बाउंड्री था और बाउंड्री के अंदर थी। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद वो वहाँ से क्या हो जाती है, वापस चली जाती है। इस उदाहरण में सारा द्वारा जो है आम खाने की इच्छा हुई तो ईद को इंगित करता है। मतलब कि जैसे ही सारा ने आम को देखा और उन्हें आम खाने की इच्छा हुई तो इसे हम क्या कहते हैं, ईद। ये जो उसकी इच्छा हुई ना, इच्छा क्या हुआ, ईद। हमने पढ़ा था ईद में कि ईद जो है ना किसी भी चीज़ को देखने के बाद जो हमारी प्राइमरी थिंकिंग होती है वो क्या कहलाती है, ईद कहलाती है। ठीक है, वह आम तक ना पहुंच पाई, वह आम तक ना पहुंच पाई क्योंकि आम बहुत दूर थे, बहुत दूर बगीचे की चार दीवारी के भीतर थे और माली के निगरानी में थे। वो आम तक क्यों ना पहुंच पाई, क्योंकि आम जो है उससे बहुत दूर थे, मतलब बगीचे की चार दीवारी के भीतर थे और माली के द्वारा निगरानी भी किया जा रहा था। तो चूँकि ये वास्तविकता को इंगित करता है, ये वास्तविकता को इंगित कर रहा है ना कि आम जो थे, आम के पेड़ जो थे वो कहाँ थे, चार दीवारी के अंदर थे और माली की निगरानी में थे। ये वास्तविकता को शो कर रहा है, इसलिए ये ईगो द्वारा वास्तविकता का ज्ञान था। और ये क्या है, ईगो के द्वारा वास्तविकता का ज्ञान था ये चीज़। ठीक है, चूँकि एक बार चोरी करके आम खाने की इच्छा हुई, एक बार जो उसके मन में चोरी करके आम खाने की इच्छा हुई, परंतु चोरी करना गलत कार्य है तथा पकड़े जाने का डर भी था, इसलिए सारा का वहाँ से चले जाना नैतिकता पूर्ण निर्णय था। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये पता चला क्या कि उन्होंने ये सोचा कि चोरी करना पाप है, मन में आया चोरी करना, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नहीं, चोरी करने का पकड़े जाने का भी डर था, अगर चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, इसलिए सारा जो वहाँ से चले जाने का नैतिकतापूर्ण निर्णय लिया। और ये जो नैतिकतापूर्ण निर्णय लिया यही क्या कहलाता है, सुपर ईगो का एक उदाहरण व्यक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईद, ईगो और सुपर ईगो तीनों की उदाहरण एक ही एग्जाम्पल में हमारे आ गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोगों को जो है मैंने ये जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड का नोट्स प्रोवाइड किया ये बहुत ही सिंपल वे में लिखी हुई है और आप लोग इसे अच्छे से पढ़ोगे, ये वीडियो पूरा देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और कैसा लगा वीडियो वो कमेंट में लिखना ना भूले आप लोगों। ठीक है, और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और इसके साथ साथ लाइक कर लें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।